नमस्कार, मैं हूं काव्य प्रजापति। आपका स्वागत है न्यूज वाइब्स के इस नए शो वाइब्स कोड में। आपका स्वागत है। आज हम आपको ईरान के सुप्रीम लीडर आया खामनी के शक्ति प्रदर्शन को दिखाएंगे। शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के दिन सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि इराक और लेबनान में भी खामनी के समर्थन में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आज खामनी ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि ना तो उनका हौसला टूटा है और ना ही उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आई है। आज हम आपको इतिहास के फ्लैशबैक में भी लेकर चलेंगे। आज से 46 साल पहले यानी वर्ष 1979 तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। तब ईरान एक कट्टरवादी इस्लामिक देश नहीं बल्कि खुले विचारों वाला एक लिबरल देश हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज हम ईरान में आए इस बड़े बदलाव को आपके लिए डिकोड करेंगे और यह कहानी आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। इसके बाद आपको ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा दिखाएंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुद कबूल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के लिए उन्होंने सऊदी प्रिंस से बात की थी और भारत ने वाकई पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस पर एक बड़ा हमला किया था और इस हमले के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए दूसरे देशों से भी मदद मांग रहा था। और आखिर में आपको जमशेदपुर के एक 20 साल के लड़के की कहानी सुनाएंगे जो फुटपाथ पर मोबाइल फोन के कवर बेचता है, लेकिन अब वह डॉक्टर बनने वाला है। एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ यह लड़का दिन भर काम करता था और रात को नीट की परीक्षा की तैयारी करता था और अब इसने नीट की परीक्षा पास कर ली है और डॉक्टर बनने का इसका सपना अब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आज हमारे देश के जो छात्र हैं, आपके घरों में जो युवा हैं, यह कहानी खास तौर पर उन्हें प्रेरित करने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम उन तस्वीरों को डिकोड करेंगे जिनमें ईरान की सड़कों पर एक जन सैलाब दिख रहा है। आज शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के मौके पर ईरान की जनता को यह फैसला सुनाना था कि वह इस युद्ध में अपनी सरकार के साथ है या फिर उसके खिलाफ है। और आज ईरान के लोगों ने इन तस्वीरों से पूरी दुनिया को अपना जवाब दे दिया है और यह तस्वीरें शायद इजराइल को अच्छी नहीं लगेंगी। ईरान में आज आयतुल्लाह खामनी के समर्थन में बड़े स्तर पर रैलियां निकाली गई जिनमें लाखों लोग शामिल हुए और इन रैलियों में पूर्व नेता रुहल्ला खामनी और मौजूदा नेता आया खामनी की विचारधारा का समर्थन किया गया। अल जजीरा चैनल के मुताबिक सुबह 11 बजे तक कुछ ही इलाकों में जुलूस निकाले गए थे, लेकिन इसके बाद यह जुलूस और यह प्रदर्शन फैलते चले गए। इसके बाद तेहरान में शराशिरात, तबरीज और इसफा जैसे इलाकों में भी बहुत सारे पैदल मार्च निकाले गए जिनमें यह नारे लगे कि ईरान की जनता इस युद्ध में खामनी के साथ है और यह युद्ध ईरान पर जबरदस्ती थोपा गया है। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान की जनता खामनी से बहुत त्रस्त है, उनसे बहुत परेशान है और यह ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जब वह खामनी को हटाकर अब अपनी नई सरकार सत्ता में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जैसे इजराइल की बड़ी आबादी इस युद्ध में अपने देश की सरकार का समर्थन कर रही है, वैसे ही ईरान के लोग भी इस युद्ध में खामन के साथ खड़े हैं और वह खामन को अपने देश से हटाना नहीं चाहते। कम से कम यह रैलियां देखकर खामने यही दुनिया को बताना चाहते हैं। इन तस्वीरों को दिखाकर इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ईरान के लोग इस युद्ध को धर्म युद्ध मान रहे हैं। यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है और इस धर्म युद्ध में एक तरफ यहूदी धर्म है और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म है। और आज यह सारे विरोध प्रदर्शन भी जुम्मे की नमाज के बाद ही हुए हैं और इराक और लेबनान जैसे देशों में भी ईरान के समर्थन में आज रैलियां निकाली गई हैं। आपको याद होगा इजराइल ने यह कहा था कि जैसे जैसे हमारे हमले बढ़ते जाएंगे ईरान के ऊपर, जैसे जैसे ईरान की स्थिति कमजोर होगी वैसे वैसे ईरान के अपने ही लोग खामनी के खिलाफ हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि खामनी पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि उनके हौसले टूटे नहीं हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और खामने के हजारों लाखों जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश देने के लिए यह रैलियां आज के दिन निकाली हो, यह बताने के लिए कि खामने की स्थिति आज भी कमजोर नहीं है और वह अपने देश में उतने ही लोकप्रिय है जितने की वह पहले हुआ करते थे। हो सकता है इन तस्वीरों का एक मकसद यह भी हो। अब आप देखिए, आपने गाजा की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां इजराइल के हवाई हमलों से उसकी हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। गाजा मिट्टी में मिल चुका है और गाजा में इमारतों का सिर्फ अब मलबा दिखाई देता है। लेकिन आज बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें इजराइल से आई हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमलों में टेल अवीव और उसके आसपास के शहरों में कई इमारतें जर्जर और नष्ट हो चुकी हैं। अब ईरान के लोग इन तस्वीरों को दिखाकर कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल का ऐसा हाल कर दिया है जैसा इजराइल ने गाजा का किया था। इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि यह इजराइल की नहीं बल्कि गाजा की तस्वीरें हैं, लेकिन यह तस्वीरें हैं इजराइल की आ रही है। इजराइल के टेल अवीव, रमतगन, होलोन और वीरशेवा जैसे इलाकों में कई बहुमंजिला इमारतों को ईरान ने अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया है, उन पर हमला किया है। और जिस तरह इजराइल अपने हमलों का एक एक वीडियो जारी करता है, ठीक वैसे ही अब ईरान भी अपने मिसाइल हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। यानी यह लड़ाई
जो है यह एक तरफ हथियारों से लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ कैमरों से लड़ी जा रही है। एक युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरा युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर। और ईरान ने यह भी बताया है कि उसने अपनी एक सेजल मिसाइल से इजराइल पर हमले किए हैं। यह जो मिसाइल है यह मेड इन ईरान मिसाइल है, ईरान में ही इसको बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 2000 की मी है और यह 700 किग्रा बारूद के साथ दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसके अलावा इसकी स्पीड ऐसी है कि अगर इसे ईरान के नताज शहर से 2000 की मी दूर इजराइल के टेलवीव शहर पर दागा जाए तो यह सिर्फ 7 मिनट में वहां पहुंच जाएगी, इतनी दूरी तय कर लेगी। और इसी वजह से ईरान यह कह रहा है कि उसकी मेड इन ईरान मिसाइल को हवा में मारना, हवा में गिराना नामुमकिन है। हालांकि इजराइल ने ईरान के इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की इन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुआ है। और इजराइल ने अब एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसके एक युद्धपोत से ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा रहा है और इस युद्धपोत का नाम है स्टारशिप और इससे एक बार में 16 मिसाइलों को दागा जा सकता है और यह मिसाइलें भी बराक 8 सीरीज की मिसाइलें हैं। आजकल के इस प्रकार के जो युद्ध हैं और खास तौर पर जैसे युद्ध इजराइल आजकल लड़ रहा है, इस तरह के युद्धों में एक बिल्कुल नई बात आजकल सामने आ रही है कि अब हर हमले की एक रील या हर हमले का एक वीडियो बनाया जाता है और इसकी एक रील सोशल मीडिया पर भी आने लगी है, जिसे आम रील्स आम वीडियो से कहीं ज्यादा देखा जाता है। और यह रील्स अब सोशल मीडिया पर युद्ध का नैरेटिव सेट करती है, यानी जिस सेना ने अपनी जितनी अच्छी रील्स बनाई है, जिस देश ने जितने अच्छे वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस के जरिए भी 11:46 पूरी दुनिया में यह नैरेटिव सेट होता है कि कौन सी जो सेना है वह इस युद्ध में जीत रही है, किसे कम नुकसान हो रहा है, किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब सिर्फ युद्ध का जो खेल है यह हथियारों का नहीं है, बल्कि कैमरे का भी उतना ही बड़ा खेल है। और ये बात भारत को भी आज यहाँ से सीखनी होगी कि जब भी हमला करो, जो नुकसान हुआ है उसका वीडियो बनाओ, हमले का वीडियो बनाओ, क्योंकि अब हमारे देश में कम से कम सबूत मांगने वाले लोगों की संख्या ऐसी है जो हर बात का सबूत मांगते हैं। और अगर आप देखेंगे, ईरान और इजराइल अब अपने हर हमले का सबूत भी साथ साथ पेश करते हैं। आज यह युद्ध अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है, 838 लोग घायल हुए हैं। अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला हो चुका है। कुल 40 इलाकों पर यह हमले हुए हैं। 18,000 इमारतों को इजराइल में नुकसान पहुंचा है। लगभग 2,000 गाड़ियां इन हमलों की चपेट में आई हैं। इसके अलावा ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के 14 ड्रोन्स और 3 लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया है। अब ईरान का नुकसान देखिए, ईरान में 639 लोगों की मौत हुई है, 2 मिलिट्री चीफ और 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। 5 न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल हमले हुए हैं और आज भी इजराइल ने अस्फहान में ईरान के उस मिसाइल लॉन्चर पर हमले किए जहां से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही थी। इजराइल अब तक ईरान के ऐसे 120 मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर चुका है और इजराइल का यह भी कहना है कि मध्य ईरान का पूरा एयर स्पेस अब इजराइल के कंट्रोल में है। मध्य ईरान के पूरे एयर स्पेस पर अब इजराइल के फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। इन हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक इजराइल के हमले रुकेंगे नहीं, तब तक युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं होगी। तक इजराइल की सेना ने कहा है कि आज से वो इस युद्ध के दूसरे चरण में पहुंच गई है, जिसमें हमलों की गति अब और ज्यादा तेज होगी गया। और अब से थोड़ी ही देर पहले ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर बिना किसी उकसावे के आक्रमण किया है। यह हमला बेमतलब है और इजराइल ईरान के जिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर रहा है वहां इससे न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है, जिससे लाखों लोग मारे जा सकते हैं। सबसे बड़ा बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश इस युद्ध को रुकवाने के लिए एक कूटनीतिक रास्ता तलाश कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के इस बयान के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप के देशों में इस युद्ध को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं और क्या यूरोप के देश अब इजराइल के हमलों को रुकवाने का प्रयास करेंगे। इन मतभेदों के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को लेकर पिछले 8 दिनों में कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं। उन्होंने ना तो ईरान पर हमला किया है और ना ही इजराइल को सीज फायर करने के लिए नसीहत दी है। उल्टा आज शाम को ही यह खबर आई कि अमेरिका ने अपने क्तर एयरबेस से 40 लड़ाकू विमानों को हटा लिया है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि ईरान इस एयरबेस पर हमला कर सकता है और अगर ईरान ने यह हमला कर दिया तो अमेरिका के बेकार में 40 लड़ाकू विमान नष्ट हो सकते हैं। पश्चिमी मीडिया इस पर यह लिख रहा है कि ऐसी कौन सी वजह है जो राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध में बड़ा फैसला लेने से रोक रही है और क्या इसके पीछे नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वह दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उन सबको रुकवा देंगे और दुनिया में वो शांति लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब रशिया और यूक्रेन और इजराइल और गाजा के साथ साथ इजराइल और ईरान का युद्ध भी शुरू हो गया। शायद राष्ट्रपति ट्रंप को डर है कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो वह नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए जो कोशिशें कर
रहे हैं, उनका जो मन नोबेल शांति पुरस्कार पर अटका हुआ है, इस कोशिश को एक जो झटका लग सकता है। इस साल के लिए इस पुरस्कार में नामांकित होने की प्रक्रिया जनवरी के महीने में ही पूरी हो गई थी, लेकिन अगले साल इस पुरस्कार के लिए 31 जनवरी 2026 तक नामांकन भेजे जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले की योजना पर अंतिम फैसला अभी नहीं ले पा रहे हैं, और यह एक बड़ी वजह हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप अभी एक्शन की बजाय एक्शन का डर दिखाकर ईरान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का एक खतरनाक विमान है जिसे डम्सडे प्लेन कहा जाता है, हिंदी में इसका मतलब होता है कयामत के दिन का विमान, यानी वो विमान जो कयामत के दिन इस्तेमाल होगा या कयामत के दिन जिसका प्रयोग किया जाएगा। यह विमान वाशिंगटन डीसी में लैंड हुआ है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। इस विमान को वहां लैंड कराने का मतलब क्या है? यह एक ऐसा विमान है जिस पर हवा में रहते हुए न्यूक्लियर हमले और साइबर हमले का कोई असर नहीं होता, और इस विमान से अमेरिका के राष्ट्रपति हवा में रहकर पूरे युद्ध को नियंत्रित कर सकते हैं। जब अमेरिका में ना 911 का हमला हुआ था, तब भी इस विमान को वाशिंगटन डीसी में भेजा गया था, और अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान है, और इसमें ब्रीफिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, रेस्ट एरिया है और एक कम्युनिकेशन रूम भी है, और इसे बोइंग कंपनी ने खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए मॉडिफाई किया है। और आप इस विमान का आज एक वीडियो भी देख सकते हैं। वी गए डिफरेंट आई वास लाइक, तो यह है डम्सडे विमान। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह बात पता नहीं होगी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। अब आपको इतिहास के फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ, गठन हुआ, यानी जब इजराइल बना, तब ईरान तुर्की के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंध थे, दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। ऐसी दोस्ती थी और ईरान को भी अमेरिका के काफी करीब माना जाता था, यानी ईरान इजराइल का भी दोस्त था और अमेरिका का भी दोस्त था। आज ये दोनों ही उसके दुश्मन हैं। इसके अलावा उस जमाने में ईरान की छवि एक बहुत ही उदार देश की थी, एक स्वतंत्र विचारों वाले देश की छवि थी, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिबरल। वहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत स्वतंत्र विचारों की सोसाइटी थी, लिबरल देश था। और ईरान की राजधानी तेहरान समेत बाकी शहरों में महिलाओं को बिना हिजाब के आप देख सकते थे। यह उस जमाने की तस्वीरें हैं। आज शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ईरान में महिलाएं किसी जमाने में इस तरह रहा करती थी। यह हम आपको अमेरिका की तस्वीर, यूरोप की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें हैं ईरान कि उस जमाने में ईरान में महिलाएं इस प्रकार की जो ड्रेस है वो पहन सकती थी। उनके लिए यह जरूरी नहीं था कि वह हर समय हिजाब में रहे, लेकिन आज ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। आज का ईरान ऐसा दिखता है, और वहाँ धार्मिक कट्टरपंथ और रूढ़िवाद बहुत सामान्य सी बात हो चुकी है। तो पुराना ईरान अभी हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, और यह आज का ईरान है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के भी 2 रूप हैं। एक है वर्ष 1979 से पहले का ईरान और दूसरा है 1979 के बाद का ईरान। और यह 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। 1979 से पहले ईरान कैसा था और 79 के बाद ईरान कैसा हो गया। वर्ष 1979 से पहले के ईरान में इजराइल और अमेरिका से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन 79 के बाद के ईरान में इन्हीं देशों से ईरान को नफरत हो गई। यह वही वर्ष है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। इस क्रांति से पहले ईरान में राजशाही का शासन हुआ करता था, और ईरान के राजा, जिन्हें शाह भी कहा जाता है, उनके अमेरिका और इजराइल से काफी अच्छे संबंध थे। इस शासन व्यवस्था से पहले ईरान के लोगों को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बाद में ईरान के धार्मिक कट्टरपंथियों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ने लगा। उन्होंने यह धारणा बनाई कि ईरान के शाह तेल भंडारों से अपनी जेब भर रहे हैं, इस्लामिक रीति रिवाजों को हाशिए पर धकेल रहे हैं, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वह अमेरिका के प्रभाव में ईरान की संस्कृति को भुला रहे हैं। इन्हीं तमाम कारणों से ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई और रुहुल्लाह खामने ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। इस घटनाक्रम में अमेरिका की एंट्री तब हुई जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी तख्ता पलट के बाद अपनी जान बचाने के लिए पहले इजिप्ट और फिर अमेरिका चले गए। अगर नहीं जाते तो उनकी जान नहीं बचती, और यह वही क्षण था जब ईरान के लोगों में अमेरिका विरोधी भावनाएं बढ़ी और उन्हें लगा कि जिस राजा को ईरान की जनता सजा देना चाहती थी, उस राजा को अमेरिका ने बचा लिया, इसलिए अमेरिका हमारा दुश्मन है। इसी नफरत की आग में जलते हुए इस्लामिक क्रांति का झंडा उठाने वाले 300 से 400 लोगों ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया और अमेरिका के 66 राजनयिकों और उनके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया। रुहुल्लाह खामनी ने अमेरिका के सामने यह शर्त रखी कि अगर अमेरिका अपने इन नागरिकों की जान बचाना चाहता है तो उसे ईरान के शाह को वापस अमेरिका से ईरान के हवाले करना होगा। अमेरिका को ईरान ने ब्लैकमेल किया तो इससे अमेरिका की उस छवि को नुकसान पहुंचा, जिसके बारे में सुनकर ऐसा लगता था कि अमेरिका को कोई डरा धमका नहीं सकता। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका किसी के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका को धमकाया, उसे ब्लैकमेल किया और उस वक्त अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा तो उसने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और कहा कि जो देश ईरान से कच्चा तेल खरीदेगा, अमेरिका उस देश के साथ अपने रिश्ते तोड़ लेगा। इन प्रतिबंधों
से ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, लेकिन उसने अमेरिका के नागरिकों को रिहा नहीं किया। महिलाओं को तो रिहा कर दिया, लेकिन पुरुषों को तब भी उसने रिहा नहीं किया। देखिए अमेरिका ने कितना जोर लगाया, नहीं किया रिहा ईरान ने। अमेरिका ने 6 महीने के बाद इन बंधकों को छुड़ाने के लिए अपने 8 हेलीकॉप्टर ईरान में भेजे, लेकिन इनमें से 3 हेलीकॉप्टर खराब हो गए और जब बाकी के हेलीकॉप्टर्स भी बिना ऑपरेशन शुरू किए ईरान से वापस लौटने लगे तो इनमें से एक हेलीकॉप्टर अमेरिका के ही एक विमान से टकराकर क्रैश हो गया। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि क्या अमेरिका वाकई इतना ताकतवर है जितना दिखाता है? क्या अमेरिका उतना ताकतवर है जितना हॉलीवुड की फिल्मों में उसे दिखाया जाता है? क्योंकि अमेरिका के लिए यह वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात थी। 27 जुलाई 1980 को जब ईरान के शाह की अमेरिका में मौत हो गई, तब अमेरिका को लगा कि ईरान उसके नागरिकों को आखिरकार रिहा कर देगा, क्योंकि अब राजा की तो मौत हो चुकी है, अब ईरान क्या करेगा। लेकिन तब भी ईरान ने इन नागरिकों को रिहा नहीं किया और बाद में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देश इराक से मदद मांगी और इराक के सर्वोच्च नेता उस जमाने में सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध 8 साल तक चला, जिसमें आखिर में ईरान की जीत हुई और इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान को कई वर्षों तक युद्ध लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। ईरान ने अमेरिका के बंधकों को 1.5 साल के बाद रिहा किया। अमेरिका ने देख लीजिए 1.5 साल तक सारी कोशिशें की, लेकिन रिहा नहीं किया ईरान ने। ईरान दबाव में नहीं आया और जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की सरकार हट गई और रोनाल्ड रेगन नए राष्ट्रपति बने, तभी से लेकर आज तक ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खींची हुई हैं और दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त कड़वाहट देखी जाती है। दोनों को एक दूसरे से नफरत है। दूसरी बात, इस नफरत को ईरान के सुप्रीम लीडर खामन सत्ता में बने रहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि वह मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है, संघर्ष कर रहा है और अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और तुर्की जैसे मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध हैं और इन देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे भी हैं, जिन्हें इन देशों की सरकारों ने खुद अपनी मंजूरी से वहां बनने दिया है। और ईरान इसलिए यह कहता है कि वो मिडिल ईस्ट में अकेला देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, और यह सब कुछ वह करता है धर्म के नाम पर, धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर। अब आप यह देखिए कि ईरान ने इस नफरत की कितनी भारी कीमत चुकाई। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार ईरान के पास है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान इस तेल को दुनिया में बेच नहीं सकता। यानी तेल तो है लेकिन बेच नहीं सकते, तेल तो है लेकिन पैसा नहीं है। अमेरिका का प्रतिद्वंदी देश चीन अकेला ऐसा देश है, वही सबसे ज्यादा ईरान से तेल खरीदता है और ईरान जिस तेल को बेचकर अमीर बन सकता था वो अभी उसके किसी काम का नहीं है। जिस तेल से ईरान की किस्मत बदल सकती थी वो तेल ईरान के कोई काम नहीं आ रहा। सिर्फ चीन ईरान से तेल खरीदता है, बाकी और कोई नहीं। बाकी भी हैं, लेकिन चीन सबसे बड़ा खरीदार है। कच्चे तेल की तरह नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा भंडार रशिया के बाद ईरान में ही है, लेकिन ईरान इस नेचुरल गैस को भी अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण कहीं नहीं बेच सकता और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण ईरान की एयरलाइंस नए यात्री विमान खरीद नहीं सकती और उन्हें पुराने विमानों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सोचिए ईरान की जो एयरलाइन है उनकी उसके पास नए विमान नहीं आ सकते क्योंकि वह खरीद नहीं सकता यह विमान। ईरान की एयरलाइन के 60% विमान पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, जबकि बाकी के विमान भी 20 से 30 साल पुराने हैं और यह सारे विमान काफी जर्जर हालत में हैं। इस वजह से ईरान के एयरलाइन के पुराने विमान अक्सर क्रैश होते रहते हैं और इन दुर्घटनाओं में वर्ष 1980 से 2010 के बीच लगभग 1800 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह ईरान अपनी वायु सेना के लिए भी नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकता, जिसके कारण उसकी वायु सेना काफी कमजोर हो गई है। और इस युद्ध में भी आपने देखा होगा कि ईरान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा है या कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास नए आधुनिक लड़ाकू विमान है ही नहीं। वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले जब ईरान और अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध थे, तब ईरान दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज वो 2025 में 45वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका से नफरत की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और आखिर में आपके लिए एक अपडेट यह है कि ईरान और उसके आसपास फंसे भारत के नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस कुछ देर के लिए खोल दिया है और यह एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान में भारत के 10,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 2500 से ज्यादा छात्र हैं और इनमें से 110 छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंची है और अब ऑपरेशन सिंधु के तहत आज रात 2 और विशेष विमान वहां से यहां भारत के नागरिकों को लेकर आएंगे। भारत ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंधु और भारत के नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने के लिए ईरान ने खास तौर पर अपने एयर स्पेस को कुछ देर के लिए खोल दिया है ताकि भारत के विमान वहां से टेक ऑफ कर सकें। यह भी भारत की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। अब आपको अपने देश में लाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में थे, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति
ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह जब कनाडा में हुए G7 समिट से वापस लौट रहे थे तब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन करके वाशिंगटन DC आने का निमंत्रण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के लोगों से मिलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण को बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। अब आप देखिए आज उड़ीसा में जब वह गए थे कैसे सड़कों पर लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे, कैसे सड़कों पर उनका स्वागत किया गया। उनकी लोकप्रियता आप यहां से देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच के ले आई है। इसी महीने उड़ीसा में बीजेपी की सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के लिए कनाडा रवाना होने से पहले ही यह तय कर लिया था कि वह 20 जून को उड़ीसा के लोगों के बीच जरूर आएंगे और उनके लिए 1600 रुपए करोड़ की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया है और यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए असली व्हाइट हाउस असल में यहाँ की जनता के बीच है। उड़ीसा पूर्वी भारत का वह राज्य है जहां पिछले साल पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री तब बनाए गए थे। अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के एक नए कबूलनामे को आपके लिए डिकोड करेंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सेना से सबूत मांगते हैं, हमारी सरकारों से सबूत मांगते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली थी उसके सबूत लाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारे दावों पर, हमारी सेना के दावों पर विश्वास नहीं है। हमारी सेना जब कुछ कहती है, हमारी अपनी सरकार जब कुछ कहती है, उन्हें उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के दावों पर तुरंत विश्वास हो जाता है। इसलिए अब इस बार हम आपको पाकिस्तान का ही कबूलनामा दिखाते हैं। पाकिस्तान अब खुद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य के सबूत दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने वहां के एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के लिए उन्होंने सऊदी अरब से भी मदद मांगी थी। यह बयान उन्होंने एक न्यूज चैनल पर दिया है और कहा कि जब भारत ने रावलपिंडी के नूरखान एयरबेस और पंजाब प्रांत के शोरकोट एयरबेस पर मिसाइलें दागी, जब भारत ने बड़ा हमला किया, तब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के प्रिंस फैसल को विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने के लिए कहा। अब आप सबसे पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह पूरा कबूलनामा सुनिए, वो खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म्ड फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की तो उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई है, जस्ट अंडरस्टूड के जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना MI ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कंत के यू नो यू आर रेडी देयर दे स्टॉप आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20 से 2 फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को यह कह दिया। इशाक डार ने अपने इस बयान में जिस नाम का इस्तेमाल किया वो है सऊदी प्रिंस फैसल और ऐसा माना जा रहा है कि शायद उन्होंने प्रिंस फैसल बिन फरहान से बात की होगी जो इस समय सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं। इसी कबूलनामे से 3 बातें डिकोड होती हैं। पहली बात, नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। दूसरा, पाकिस्तान ने खुद ही सीज फायर के लिए दूसरे देशों से मदद मांगी थी। और तीसरी बात, अमेरिका के अलावा सऊदी अरब भी पाकिस्तान का संदेश भारत तक पहुंचा रहा था ताकि इस युद्ध में सीज फायर हो जाए। इशाक डार ने इस बातचीत में एक रूबियो का भी नाम लिया है और यहाँ शायद वह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात कर रहे हैं। यानी सबसे पहले इशाक डार ने अमेरिका से बात की, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की और कहा कि सीज फायर में मदद कीजिए। फिर सीज फायर की कोशिश के लिए सऊदी अरब भी इसमें शामिल हुआ और ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान पर भारत के भीषण हमले किसी तरह बंद हो जाएं। और इस बयान से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही प्रधानमंत्री समेत उन सभी पाकिस्तानियों को झूठा करार कर दिया है जो अब तक यह कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कोशिशें की ही नहीं थी। हमारे देश में जिन लोगों को सबूत चाहिए था वो आज पाकिस्तान से यह सबूत ले सकते हैं। अब हम उस खबर को डिकोड करेंगे जो न्यूक्लियर हथियारों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के नियंत्रण को लेकर पूरी दुनिया को सावधान करेगी। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिरी ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया के सभी 9 परमाणु संपन्न देशों के पास कुल मिलाकर 12,241 न्यूक्लियर हथियार हैं और यह देश अपनी
परमाणु ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। 5,459 न्यूक्लियर हथियारों के साथ रशिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। 5,177 न्यूक्लियर हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर और इन दोनों देशों के पास पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका और रूस के पास मिलकर पिछले कुछ वर्षों में जिस देश के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी है उस देश का नाम है चीन। चीन ने वर्ष 2023 से लेकर हर साल औसतन 100 नए न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और दुनिया का कोई भी देश इस रफ्तार से परमाणु हथियार नहीं बना रहा। चीन के पास इस समय 600 परमाणु हथियार हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 500 थी। अनुमान है कि वर्ष 2033 तक चीन के पास करीब 1000 न्यूक्लियर हथियार हो जाएंगे और 2035 तक यह संख्या 1500 या उससे भी ज्यादा पहुंचेगी। उत्तर कोरिया के पास अभी 50 न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि उसके पास 40 और परमाणु हथियार तैयार करने लायक मटेरियल मौजूद है। भारत भी अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है और इसके साथ ही हमले का एक नया सिस्टम भी लेटेस्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जबकि पिछले साल भारत के पास 172 हथियार थे, एक साल में 72 के भारत के परमाणु हथियार 5% तक बढ़ चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं और इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कोई बदलाव नहीं है। पिछले साल भी इतने ही थे और अब भी इतने ही है। यहाँ आपको यह भी देखना होगा कि दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन इन्हीं में 3,912 न्यूक्लियर हथियारों को इन्हीं देशों ने अलग अलग जगहों पर तैनात करके रखा हुआ है। यह वो हथियार हैं जो तैनाती की स्थिति में है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब इंसानों के बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परमाणु हथियारों का नियंत्रण सौंपने की बात चल रही है। यह वो स्थिति होगी जिसमें न्यूक्लियर हथियारों से हमले का फैसला लेने का अधिकार शायद AI के जरिए होने लगेगा और इंसानों की ह्यूमन इंटेलिजेंस के बदले मशीनों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के फैसले होने लगेंगे। इस समय दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो अपने परमाणु हथियारों से जुड़े सिस्टम्स में AI को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह देश हैं अमेरिका, रशिया और चीन। और परमाणु हथियारों के मामले में यह देश दुनिया में पहले 3 नंबर पर है। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि AI अभी पूरी तरह से परमाणु हथियारों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन एक खतरा इसका बहुत बड़ा यह है कि परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला AI साइबर अटैक का शिकार हो सकता है और ऐसी स्थिति में उस देश के न्यूक्लियर हथियारों पर किसी का भी कंट्रोल हो सकता है। जो भी हैक कर लेगा उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इजराइल और ईरान के युद्ध को देखें तो इस युद्ध की भी एक ही जड़ है और वो है न्यूक्लियर हथियार। इजराइल को आशंका है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है और इसीलिए वो उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में पहली बार किसी देश के साथ ऐसा हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश ऐसे हैं। 17 देश हैं जिनमें से जिस भी देश ने इतिहास में कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तब उस पर हमले हुए और उस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया कि वह परमाणु हथियार ना बनाए। इन सारे देशों में एक ही अपवाद है और वह है इजराइल। इजराइल को सीक्रेट न्यूक्लियर स्टेट कहा जाता है, जिसने आज तक एक ही नीति को अपनाया है और उसका नाम है न्यूक्लियर ओपेसिटी। इसका मतलब होता है कि ना तो स्वीकार करना और ना ही खंडन करना। इजराइल ना तो कभी यह स्वीकार करता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और ना ही कभी इसका खंडन करता है। स्वीडन का एक मशहूर थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री भी कहते हैं। उसी की रिपोर्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं और वो रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। लेकिन यही बात जब दुनिया इजराइल से पूछती है तो इजराइल ना तो स्वीकार करता है और ना ही इसका खंडन वो करता है। यहाँ एक सवाल यह भी है कि जब मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियार बनाने पर जंग छिड़ जाती है, इराक से लेकर लीबिया, ईरान और सीरिया जैसे देशों पर इसकी वजह से हमले हो चुके हैं, तब इजराइल ने अपने देश में गुप्त तरीके से न्यूक्लियर हथियार कैसे बना लिए और दुनिया को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। तो असल में यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि शायद आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तब उसके पहले प्रधानमंत्री का नाम था डेविड बेन गुरियन। बेन गुरियन को हमेशा से इस बात की चिंता रहती थी कि जो इजराइल अरब देशों से घिरा हुआ है वह युद्ध की स्थिति में अपना बचाव कैसे करेगा। इसी चिंता ने उन्हें अपना परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक यूनिट बनाई जिन्हें इजराइल में यूरेनियम की खोज करनी थी। यह काम कुछ वर्षों तक चला और वैज्ञानिकों को यूरेनियम के ऐसे भंडार पूरे देश में कहीं नहीं मिले जो इजराइल को परमाणु शक्ति बना पाते। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री के पास 2 विकल्प थे, या तो इजराइल अमेरिका के सहयोग से न्यूक्लियर हथियार विकसित करे या कहीं से यूरेनियम को चुराकर या यूरेनियम का जुगाड़ करके इजराइल को एक परमाणु शक्ति बनाए। यूरेनियम को चुराना असंभव था, इसलिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगने का फैसला
किया और वहां के प्रधानमंत्री ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति से न्यूक्लियर रिएक्टर देने की मांग की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि इजराइल का उद्देश्य शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च का है, वो हथियार नहीं बनाएंगे। इजराइल ने काफी जोर लगाया लेकिन अमेरिका ने मदद नहीं की। यहाँ से इजराइल के लिए अपना खुद का न्यूक्लियर हथियार बनाना नामुमकिन था और उसके वैज्ञानिकों ने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को बदल दिया। मिस्र ने स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण करके उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों की भागीदारी यहाँ लगभग समाप्त हो गई। इस बात से फ्रांस काफी नाराज हुआ और उसने मिडिल ईस्ट में इजराइल को समर्थन देने का फैसला किया। इस पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द सैमसन ऑप्शन, इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इसमें लिखा है कि फ्रांस ने इजराइल के साथ एक सीक्रेट डील की और इसके तहत इजराइल में न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित करने में मदद की। यह इजराइल का एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर इसको स्थापित किया गया, जिस पर अमेरिका को भी शक हुआ और उसने इजराइल से पूछा कि क्या वो डेमोना नाम की जगह पर न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। उस वक्त इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया और इस न्यूक्लियर प्लांट को कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री उसने बताया। कहा कि यहाँ कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, यहाँ तो हम कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी जब CIA का शक समाप्त नहीं हुआ, उसके कुछ एजेंट्स और वैज्ञानिकों की एक टीम इजराइल के डेमोना में आई देखने के लिए, तो इजराइल ने इस साइट को छिपाने की कोशिश की। एक पुस्तक में यह बताया गया है कि जब CIA के एजेंट्स इस साइट पर आए तो यहाँ असली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के सामने दीवारें खड़ी करके उन्हें छिपा दिया गया और CIA ने वहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट देखा उसे उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। यहाँ कुछ इतिहासकार, नेता और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अमेरिका ने शायद जानबूझकर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस समय नजरअंदाज किया और उसकी अनौपचारिक रूप से मदद की। यानी अमेरिका को पता था कि इजराइल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली और अमेरिका दूसरी ओर देखने लगा। इन्हीं पुस्तकों में यह भी लिखा है कि इजराइल ने शायद न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की चोरी भी की थी। 1965 में 200 पाउंड यूरेनियम अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भेजा जाना था और यह वेपन ग्रेड यूरेनियम था जो एक कंपनी को मिलना था जिसका नाम था न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। उस वक्त यह यूरेनियम अचानक से गायब हो गया और इस पुस्तक में ऐसा दावा किया गया है कि यह यूरेनियम शायद इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने ले लिया और बाद में इजराइल ने इसी से 2 से 3 न्यूक्लियर हथियार बना लिए। हालांकि इजराइल आज भी इन बातों को ना तो स्वीकार करता है ना खंडन करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश और सिप्री जैसी संस्थाएं मानती हैं कि इजराइल एक सीक्रेट न्यूक्लियर पावर है और यही कारण है कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल ना तो कभी किसी के दबाव में आता है और न अपने से कई गुना बड़े देशों से वह डरता है। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यह ब्रेक होगा 3 मिनट का। आप थोड़ा आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए और 3 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जुड़े देश को विकसित भारत का विकसित बाय Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ, इसीलिए सिर्फ मुथूट पाना सदियों से देते आ रहे हैं। हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मोर फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विस ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1800311212 पर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार देश का नंबर 1 पशु आहार। बिकम प्राउड प्रेस्टीजियन, परस्यू BBA एंड MBA एट PMR इंदौर। गेट 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम, शेपिंग लीडर्स सिंस 1994। Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born in the vast expanse above the Indian Air Way. Unseen, unstable match. Indian Air Force to be a cut-off start. Successful legal career with prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure. Shaping leaders since 1994. Joy PIMR इंदौर। कौन है जो जुड़े देश को विकसित भारत का विकसित बाय? अब हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। आपको जमशेदपुर के एक 20 साल के लड़के की कहानी सुनाएंगे जो फुटपाथ पर मोबाइल फोन के कवर बेचता है, लेकिन अब वो डॉक्टर बनने वाला है। यह वो लड़का है। इस छात्र का नाम है रोहित कुमार और इसकी उम्र है सिर्फ 20 साल। रोहित कुमार जमशेदपुर में रहते हैं और सड़क किनारे एक फुटपाथ पर मोबाइल फोन का कवर बेचते हैं। लेकिन अब इस छात्र ने अपनी नई कवर स्टोरी खुद लिखी है। नीट को मेडिकल के लिए देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माना जाता है और इस परीक्षा में रोहित ने 720 में से 549 नंबर हासिल किए हैं और उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 12,484। और अब रोहित अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने वाले हैं। हालांकि उनके लिए इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं था। वह गरीब
परिवार से आते हैं, उनके पिता मजदूरी करते हैं और उन्होंने अपनी इस सफलता पर आज क्या कहा आप सुनिए। मेरा नाम रोहित कुमार है। कितने अंक प्राप्त हुए हैं, किस चीज में प्राप्त हुए मुझे? मैंने इस बार नीट 2025 का एग्जाम क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 एंड कैटेगरी रैंक 1300 और मुझे 549 मार्क्स मिले इस बार और मैं झारखंड के टॉप मेडिकल कॉलेज में। एक बार किस तरीके से पूरी तैयारियां रही जी? एक्चुअली 10th के बाद ही मैं काम करने लगा था मेडिकल शॉप में। मैंने 1-2 महीना काम किया, वहीं से मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट जगा था और उसके बाद फिर मैं मोबाइल कवर का शॉप लगाता था फुल टाइम और फिर रात में अपनी पढ़ाई करता था। उसी से मैंने 12th निकाला। मैंने 12th में कॉलेज में टॉप भी किया था। उसके बाद मुझे नीट का आइडिया लगा कि नीट एग्जाम क्रैक करने से MBBS में एडमिशन होता है। फिर मैंने नीट की तैयारी ऑनलाइन सेल्फ स्टडी से की थी। फिर PW का बैच लेकर के मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। आज रोहित हर उस छात्र के लिए एक रोल मॉडल है जो मुश्किल हालात में पढ़ाई करते हुए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी नाकामी के लिए हालात को दोष देते हैं, जो कहते हैं कि हालात ऐसे थे जो मुझे सफल नहीं होने दे रहे। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि उन्हें ठीक से कोचिंग नहीं मिली। बहुत सारे छात्र यह कहते हैं कि उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रहे। आज उन सबको रोहित की कहानी देखनी चाहिए। रोहित कुमार ने मोबाइल फोन के कवर बेचते बेचते उस परीक्षा को पास किया जो सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, नीट की परीक्षा। वो दिन में अपनी दुकान पर मोबाइल फोन के कवर बेचते थे और रात में पढ़ाई करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी असफलता के लिए इसी तरह अपने हालात को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, लेकिन आज उन सब लोगों को रोहित से सीखना चाहिए। और एक और बात, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नाकामी के डर से या नाकाम होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोटा में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। आज उन सब लोगों को रोहित की यह कहानी देखनी चाहिए। जब मैंने 12th का वोट्स दे रहा था उस वक्त तो मैं सिर्फ रात में 3-4 घंटे ही पढ़ पाता था और जब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की तो मैं 12-13 घंटा पढ़ता था एवरेज ऑन अ डे। रात में पढ़ना, फिर दिन में भी काम करना जी। उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल का दौर तो था। एक वक्त तो मेरे को भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, काफी ज्यादा मतलब मेहनत लग रहा है और रिजल्ट नहीं दिख रहा था, बट फिर करते करते ही होता है। कोई चीज एक बार में तो नहीं होगा। आगे मैं MBBS करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उसके बाद मैं PG करके न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट में जाना चाहता हूँ। तो सुसाइड वाला पॉइंट तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखिए किसी का अगर कोई बच्चा नहीं रहता है तो लोग को मतलब कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। जैसे देखिए किसी के बच्चे का माँ बाप नहीं है अगर तो उसको अनाथ कहते हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसको विधवा कहते हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा नहीं है उसके लिए कोई वर्ड नहीं बना है, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना नहीं है। तो ये सुसाइड वाला पॉइंट तो थोड़ा सा गलत लगता है मुझे। मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा कोई चीज तो आप दूसरे फील्ड में जाइए। हो सकता है आप उस चीज के लिए बने ना हो, किसी और चीज के लिए बने हो जिसमें आप बेहतरीन हो। वो चीज तक कभी आप पहुँचे नहीं है तो उसके लिए मतलब निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। और अगर कोई लोग आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं तो उनसे दूर रहिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए।